नमस्कार। कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में एक ऐसा दौर भी था जब अर्थव्यवस्था आज की तरह ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। चलिए मौर्य साम्राज्य के बाद के दौर में एक सफर करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिक्कों, व्यापार और नए-नए शहरों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि वो जबरदस्त आर्थिक क्रांति आखिर थी क्या। फिर हम पैसे की कहानी को समझेंगे, ये कैसे आम लोगों तक पहुंचा। इसके बाद हम उन व्यापारिक रास्तों को देखेंगे जिन्होंने दुनिया को जोड़ा और जानेंगे कि कैसे आम लोगों के हाथ में एक नई ताकत आई। और आखिर में हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य के पतन के ठीक बाद। देखिए, यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था। असल में ये एक ऐसी आर्थिक क्रांति की शुरुआत थी जिसने लोगों के जीने, काम करने और व्यापार करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। स्रोत की ये एक लाइन ही उस पूरे दौर को समझाने के लिए काफी है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। पहली बार बड़े पैमाने पर पैसा यानी कि सिक्के अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ रहे थे। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। इस पूरे आर्थिक उछाल की जो नींव थी वो रखी गई थी सिक्कों के बड़े पैमाने पर चलन और इस्तेमाल पर। अब पैसा सिर्फ राजाओं और बड़े बड़े व्यापारियों की तिजोरियों में बंद नहीं था, बल्कि ये अर्थव्यवस्था की एक नई जुबान बन रहा था जिसे हर कोई बोल और समझ सकता था। और इस पैसों की क्रांति के जो अगुआ थे वो थे इंडो ग्रीक्स। उन्होंने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए, जिससे व्यापार और चीज़ों की कीमत के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया। सोचिए ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग शासकों ने इस क्रांति में अपना अपना योगदान दिया। इंडो ग्रीक सोने के सिक्के लेके आए तो कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने और सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जारी किए। वहीं सातवाहनों ने तो सीसे जैसी धातु के सिक्के भी चलाए। सिक्कों की ये वैरायटी उस दौर की आर्थिक हलचल का सबसे बड़ा सबूत है। जरा इन सिक्कों को देखिए, ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये अपने आप में इतिहास हैं। जैसे इंडो ग्रीक सिक्कों पर 2 भाषाओं में लिखावट होती थी। इससे हुआ ये कि अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यापारियों के लिए भी व्यापार करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि वो सिक्के की कीमत आसानी से समझ जाते थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ अमीरों या बड़े व्यापारियों के लिए नहीं था। अब पैसा आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जरा सोचिए, एक किसान अब अपनी फसल के बदले सिक्के ले सकता था और फिर उन सिक्कों से बाजार जाकर अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद सकता था। पैसे के इस नए सिस्टम में सिर्फ लोगों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि इसने व्यापार और शहरों के विकास को भी एक जबरदस्त रफ्तार दी। असल में इतिहासकार इसे भारत में शहरीकरण का तीसरा चरण भी कहते हैं। यहाँ कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। जैसे जैसे पैसा और व्यापार फैला, नए नए शहर और बड़े बड़े बाजार बनने लगे। और ये शहर सिर्फ व्यापार के अड्डे नहीं थे, बल्कि ये नए विचारों, अलग अलग संस्कृतियों और नई टेक्नोलॉजी के मिलने की जगह भी बन गए। और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दिल में था मशहूर सिल्क रूट। कुषाणों ने बहुत समझदारी से इस रास्ते के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण रखा। इससे न सिर्फ उन्हें जबरदस्त कमाई हुई, बल्कि उन्होंने पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल का काम भी किया। ये सिल्क रूट कोई एक सड़क नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। सोचिए, चीन से सामान, विचार और लोग मध्य एशिया और अफगानिस्तान से होते हुए पश्चिमी दुनिया तक पहुंच रहे थे। ये सही मायनों में प्राचीन दुनिया का ग्लोबलाइजेशन था। चलिए अब जरा फोकस को शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि इस आर्थिक उछाल ने समाज को कैसे बदला और कैसे नए नए समूहों को ताकत दी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, ये पावर के बंटवारे की भी है। ये स्लाइड एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट को दिखाती है। जहां पहले मौर्य साम्राज्य जैसा एक मजबूत राज्य सब कुछ कंट्रोल करता था, अब वो ताकत धीरे धीरे लोगों और उनके बनाए पेशेवर समूहों के हाथों में जा रही थी। इन समूहों को श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। ये श्रेणियां या गिल्ड बहुत ज्यादा शक्तिशाली थीं। ये व्यापारियों और कारीगरों के संगठन थे जो अपने व्यापार को लगभग आजादी से चलाते थे। मतलब काम के नियम क्या होंगे, चीजों की क्वालिटी कैसी होगी और यहां तक कि उनकी कीमतें क्या होंगी, ये सब वो खुद तय करते थे। एक तरह से ये अपने आप में एक छोटी सरकार की तरह काम कर रहे थे। और ये बदलाव सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं था। मिलिंद पन्हू नाम के ग्रंथ की ये लाइन किसानों के लिए एक क्रांतिकारी सोच को सामने रखती है। अब जमीन का मालिक वो था जो उस पर मेहनत करके खेती कर रहा था, ना कि सिर्फ राज्य। जाहिर है, इससे किसानों को अपनी जमीन में और मेहनत करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन मिला। तो चलिए अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें समझी हैं, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और मौर्योत्तर अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बनाते हैं।
यह वाकई ने एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प सिस्टम था। तो संक्षेप में कहें तो इस आर्थिक उछाल के 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला, सिक्कों का बड़े पैमाने पर चलन। दूसरा, सिल्क रूट जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते। तीसरा, नए शहरों का तेजी से विकास। और चौथा, आर्थिक शक्ति का राज्य से हटकर श्रेणियों और किसानों के हाथों में जाना। ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और एक दूसरे को ताकत दे रही थीं। और हम इस चर्चा को इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या मौर्योत्तर भारत का ये मॉडल, जहां आर्थिक शक्ति किसी एक केंद्र में नहीं थी और आम इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, आज की दुनिया के लिए कोई सबक दे सकता है? ये इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो आज भी बहुत प्रासंगिक है।